हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर के बात करेंगे आज हम आपसे। तो देखिए आप, एक्चुअली में ये जो आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें अगर हम, तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 1911 यानी 1911 में किया था एक्चुअली में। इसमें क्या किया इसने, देखिए आप कि भाई एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। एक ब्लॉक लिया इसने, किसका जी, लेड का बना हुआ। इसके अंदर इसने क्या किया जी, रेडियम को प्लेस किया। इसने आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम, इसको प्लेस किया। इससे क्या था, हमारे पास कुछ अल्फ़ा रेज निकल रही थी हमारी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इससे हमारे पास में क्या हो रहा है, अल्फ़ा रेज प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास। अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा रेज का मतलब समझते हो आप, हीलियम पार्टिकल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको यूज़ करके रदरफोर्ड ने एक्चुअली में अल्फ़ा रेज के थ्रू डिस्कवरी करी है किसकी जी, न्यूक्लियस की। अब समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है, उसने इसके पाथ में एक गोल्ड फॉइल को लिया अपना, इसके पाथ में किसको प्लेस किया, गोल्ड फॉइल को। ये देखिए रेडिएशन इससे जा करके हमारी क्या करी, स्ट्राइक कर रही है, ठीक है जी। और जब रेडिएशन जा रही थी तो इसको प्रॉपर वे में आपकी यहाँ तक रीच करें, तो इसके लिए इसने क्या कर दिया, स्लिट्स को लगाया यहाँ पे, स्लिट। अब इसके अराउंड इसने क्या किया, सर्कुलर, रदरफोर्ड ने क्या किया, सर्कुलर, ये देखिए आपका सर्कुलर ZNS स्क्रीन को लिया। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, सर्कुलर ZNS स्क्रीन। अब ये जो हमारी अल्फ़ा रेज जब आपके पास में इस गोल्ड फॉइल से जा कर के स्ट्राइक कर रही हैं, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो रेज है हमारी, जो अल्फ़ा रेज है, वो हमारी इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज स्ट्राइक हेयर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर के, और कुछ क्या थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो डिफ्लेक्ट हो गई तो जैसे कुछ आपकी इस साइड में जैसे चली गई, आप देख रहे हो, कुछ इस साइड में चली गई। तो ZNS स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे भी जाकर के ये रे आपकी स्ट्राइक करेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास रेज कहाँ जा कर के स्ट्राइक कर रही है, ठीक है जी। ZNS स्क्रीन का यही पर्पज़ है कि जो हमारे को ये इंडिकेट कर दे कि भाई रेज एक्चुअली में जा कर के स्ट्राइक कहाँ पे कर रही है, ठीक है जी। अब इसमें क्या देखने को मिला जी, थोड़ा सा डायग्राम और हल्का सा, ठीक, प्रॉपर कर लेते हैं। आप देखिए, अब इसमें क्या होता है, आप बोलोगे ए फॉइल ऑफ गोल्ड हैविंग थिकनेस अबाउट, आप बोल रहे हो 100 नैनोमीटर, वाज बम्बार्डेड ठीक है जी, विद अल्फा पार्टिकल्स। तो आप नोट करेंगे इसमें, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड without any deflection,
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल से मतलब है हमारा कि लगभग 99.9% तक जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उनमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा हमारे को। ज़्यादातर हमारे पास में क्या हो रहा है कि स्ट्रेट जो मेटल फॉइल आपने लिया हुआ है उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि जा करके यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, उन पे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है जी। ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल। ठीक है जी। ए वेरी फ्यू, ए वेरी फ्यू, ठीक है जी, 1 आउट ऑफ, आप बोल रहे हैं 20,000, अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स है उनमें से कोई एक है, ठीक है जी, ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है जी, हैविंग एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है जी। यानी अब आपका इस एक्सपेरिमेंट में अगर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें, यहाँ पर गोल्ड फॉइल को यूज़ किया गया है जिसकी की थिकनेस क्या है हमारी, जैसे मैंने बताया कि अबाउट 100 नैनोमीटर है। उस पर बम्बारमेंट करी गई है किसके जी, अल्फ़ा रेज की, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज हमारे पास ये अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो सीधे चले जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। उनमें से कुछ हैं जो कि कुछ एंगल से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, और कुछ ऐसी होती हैं बहुत ही कम, जैसा मैंने बताया कि आपको 20,000 में से कोई एक ऐसी है जो उसका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, हमारा बैक हो रहा है, जिसमें एंगल क्या हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है जी। ये बात आपको वहाँ पे देखने को मिल रही थी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अब आपको पता है कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम को ही बोलते हो आप, हीलियम पार्टिकल्स को ही अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। और ये पार्टिकल्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो अब देखिए, सो डैट Rutherford concluded that a heavy positively charged ठीक है जी, body is present within the atom having very small volume and most of the space within the atom is empty। ठीक है जी। अब जो हमारे पास में देखने को मिला एक्चुअली में भाई एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन वाली बात से, भाई रदरफोर्ड ने सोचा कि भाई अगर हमारे पास में अल्फ़ा रेस पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर हमारे पास पर्टिकुलर एटम हमारा गोल्ड का जो है, अगर उससे हमारी रेडिएशंस यानी अल्फ़ा रेस पास आउट हो रही हैं, तो एक्चुअली में ज़्यादातर पे तो क्या हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस कैसा है, हमारा एम्प्टी है। ज़्यादातर स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। जहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहे हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई डिफ्लेक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी बात कि भाई हमारे पास डिफ्लेक्शन केवल कुछ में ही देखने को मिला। इसका मतलब ये उसने सोचा कि भाई एटम जो होता है उसका, ठीक है जी, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है
अगर कोई अल्फा रेज उस पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उस स्पेस में या उसके पास से गुजर रही है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो हमारी प्रेजेंट है एटम के अंदर, जो उसके पास से गुजर रही हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, वो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है। जो सीधे सीधे जाकर उससे टकरा जाती है कोई, तो टकराने की वजह से क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री वाली बात जो मैंने बताई आपको कि केवल 20,000 में से कोई एक ऐसा, 20,000 में से कोई एक ऐसा है हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, या जिसकी डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, हमारी बैक हो रही है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिलहाल आप बात को समझिए आप। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताई है भी आपको कि ज़्यादातर स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो अल्फ़ा रेज हैं या अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, और डिफ्लेक्शन जो देखने को मिल रहा है वो केवल कुछ में ही नज़र आ रहा है हमारे को, चाहे वो हमारा क्या है, बैक डायरेक्शन में हो डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, या फिर कुछ एंगल से हमारी जो अल्फ़ा रेज क्या हो रही है वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ हमारी केवल कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल के साथ देखने को मिल रही है। अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जब उसके नज़दीक कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी पड़ेगी तभी तो जाकर के उसमें डिफ्लेक्शन होगा। अगर केवल कुछ में ही डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स में, इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, पोर्शन की, तो वो केवल आपका एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है। जब उस स्मॉल वॉल्यूम के आसपास अल्फ़ा रेज पहुंच रही हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जो उसके आसपास नहीं है तो वो सीधी चली जा रही है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है जी, देखिए तो आपका क्या बताया मैंने आपको कि विद इन द एटम हैविंग स्मॉल वॉल्यूम एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, द positively charged body is called, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस of an atom। The positively charged body is called nucleus of an atom। The nucleus of an atom, ठीक है जी, containing ठीक है जी, protons and neutrons, so that almost entire mass of atom is present in the nucleus। ठीक है जी, द इलेक्ट्रॉन्स revolves around the electrons revolves around the nucleus। ठीक है जी, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट भी कह सकते हो आप, वेयर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स balances the force of attraction of nucleus, force of attraction of nucleus। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, जैसा कि मैं बार बार ही कह रहा था अभी आपसे
कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल्स जब हमारे मूव कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई एटम ले लिया हमने, ये इसका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये देखिए सर्कुलर पाथ हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। जब अल्फ़ा रेज यहाँ से गुजरेंगी तो देखो आपकी सीधी चली जाएंगी इस तरीके से, जो दूर होंगी, ठीक है जी। और जो रेज इसके क्लोज होंगी, तो क्लोज होने पे क्या हो गया, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा रेज पे, और इसके इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, तो ये जो इसके नज़दीक पहुंच रही है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। अब आप देखिए इधर देखिए, अब आप जो आपका इससे टकरा जाएगी, ऐसे टकरा गई, देख लीजिए, टकराने पे क्या होगा आपका, इस तरीके से देखिए बाउंस, या आप कह सकते हो डिफ्लेक्टेड बैक, डिफ्लेक्टेड बैक। आप देखिए ऐसा केवल क्या होता है, यानी कि बहुत सारी आपकी अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके गुजर रहे हैं, तो अब मैंने अप्रोक्सीमेशन आपको इसलिए हिंट किया कि भाई 20,000 अगर मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो इससे जा करके टकराएगा, ठीक है जी। क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इस तक पहुंचना क्या है आपका, कुछ गिने चुने पार्टिकल के लिए पॉसिबल हो पाता है, जो कि इससे जाके टकराते हैं। बाकी आपका क्या है, जो इसके देखो कुछ इक्के दुक्के जो क्लोज हो जाते हैं, तो उन पे क्या हो गया, इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो गई। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गए हमारे पास में, ये स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या है हमारे पास में, आप बोलोगे स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। तो ये मैंने आपसे बताई बात आपको कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल्स किस तरीके से गोल्ड फॉइल में उनकी डिफ्लेक्शन हो रही है। ये न्यूक्लियस हो गई, और ये बायसम एंगल देख लो, ये आपके ये डिफ्लेक्शंस हो रही है, और ये आपका ज़्यादातर क्या हो रहे हैं हमारे पास में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट चले जा रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि न्यूक्लियर जो पार्ट है वो बहुत ही स्मॉल रीजन के अंदर है, बहुत ही स्मॉल स्पेस के अंदर है, अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे तो, ठीक है जी। अब आप देखिए फ्रॉम एक्सरे एक्सपेरिमेंट, एक्सरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो देखिए इट इज़ फाउंड दैट रेडियस ऑफ एटम इज क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, आप बोलोगे इज 10⁻⁻15 मीटर। आप देखिए अगर दोनों में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है जी, भाई रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में, तो फ्रैक्शनल रेडियस रेशो हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो किस रेशो में है, किसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ एटम के कंपैरिजन में। तो आप बोल सकते हो भाई आप डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अपॉन डायमीटर ऑफ, आप बोलोगे एटम, ठीक है जी। तो यानी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो न्यूक्लियस के लिए क्या है बोलेंगे तो 10⁻⁻15 है, एटम के लिए क्या है 10⁻⁻10, तो ये कितना हो गया 10⁻⁵। यानी अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम 1/, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख वैल्यू हो रही है देखो ऑफ दैट ऑफ रेडियस ऑफ एटम। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, तो क्या बोल सकते हो भाई, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज 1/, ठीक है जी, 1 लाख की बात कर रहे हैं। देखो पार्ट हमारा क्या है, टू डेट ऑफ द रेडियस ऑफ एटम, ठीक है जी। या आप
जर्नल बात करें तो जैसे अब आपका कोई प्लेग्राउंड है, देख लो आप, प्लेग्राउंड के बीच में कोई एक बॉल रख दी गई है, क्रिकेट का हमारा प्लेग्राउंड है हमारा, वहाँ पर एक बॉल रख दी गई है सेंटर के अंदर, तो वो हमारी क्या है, आपका बोलेंगे कि हमारा न्यूक्लियस है। और वो जो ग्राउंड है जिसके बीच में बॉल पड़ी हुई है, जो सर्कुलर ग्राउंड है हमारा, वो क्या हमारा बोल सकते हो आप एटम है। तो एटम की बात करें जो साइज़ है उसके कंपैरेटिवली, आप क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हो, देखो सेंटर में रखी हुई क्रिकेट बॉल, तो वही सेम बात आपकी किसी एटम के केस में भी है। एटम का जो खुद का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है, खुद की रेडियस क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन किसके साथ में कर रहे हो आप, अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस या डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस से कंपेयर करते हैं, तो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई अगर आप डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस या फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एटम के कंपैरेटिवली आप देख रहे हो भाई कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूँ लिमिटेशंस की, लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ आपसे, ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। रदरफोर्ड एटम की बात कर सकते हो आप। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, around the nucleus of an atom, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी so that its energy decreases, its energy आप बोलोगे डिक्रीजेस, ठीक है जी, देयरफॉर, ठीक है जी, इट्स पाथ becomes shorter and finally it falls into the nucleus। आपका इसका कहना ये था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किसी एटम में अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कुछ रेडिएशन छोड़ता रहता है, जिस रेडिएशन को छोड़ने की वजह से उसके एनर्जी में कमी आती है। जैसे जैसे उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है उसका पाथ कैसा होता जाता है जी, छोटा होता जाता है, स्मॉलर होता जाता है, और फाइनली वो स्मॉल होता होता पाथ शॉर्टर होते होते और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, आपको पता है। तो ये इसकी क्या थी, आपकी लिमिटेशन थी। जैसे अब आपका इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो आप देखिए इसका पाथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है जी, और फाइनली क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका पाथ क्या हो रहा है हमारा, बोलेंगे शॉर्ट होता जा रहा है ये, ठीक है जी, और फाइनली क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप।